नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार्थ सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब की क्लासेस में। एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे लास्ट ईयर 2022 के, उसकी सीरीज में आज हम लोग 25वीं क्लास के साथ में उपस्थित हैं। उम्मीद है इन क्लासेस से आपको सीखने का बहुत सारा मौका मिल रहा होगा और आपको ये भी सीखने का मौका मिल रहा होगा कि एग्जाम के क्वेश्चन क्या है, पैटर्न कैसे क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा और नोट्स बनाइएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि लास्ट ईयर 2022 का आपका ये पेपर है आपका। उसमें था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उनके कौशल में सुधार के लिए फरवरी 2022, ठीक है, फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है। तो लास्ट ईयर फरवरी के करंट अफेयर का क्वेश्चन था, प्रोजेक्ट आरोहण है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका असम हो जाएगा। असम सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ में मिलकर छात्रों के जो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका एक प्रोजेक्ट चालू किया है। इसको आपका प्रोजेक्ट आरोहण बोला गया है। ये आपकी एक 4 वर्षीय योजना है जिसमें छात्रों को उनके जो बेसिक स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हुए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार का था। असम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री आपके वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और इन्होंने ही आपका क्या हुआ था कि इस योजना को, प्रोजेक्ट आरोहण को भी चालू किया हुआ था। ठीक, तो असम के बारे में बहुत सारी खास बात है। जैसे आपका असम में आप पढ़ते हो किसको, आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, ठीक है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साखेवा, ठीक है, ये आपका एक, ठीक, डिब्रू साखोवा, ओरांग, कई सारे ऐसे यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिल जाने कहाँ पर, आपका असम में, ठीक है। ये 4 फेमस होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा आपसे काजीरंगा के बारे में पूछा जाता है। काजीरंगा पूछा था किसके लिए, अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी असम में ही आपका, इस असम में आपकी एक नदी बहती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी असम के मैदान का निर्माण करती है और इसी मैदान में ये एक द्वीप बनाती है जिसका नाम होता है आपका माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। तो नदी कौन सी बनाएगी, आपकी ब्रह्मपुत्र होगी। कहाँ पे, असम में। ब्रह्मपुत्र के बारे में खास बात, ये भारत से होकर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी, ये भारत की नहीं है, भारत से होकर प्रवाहित होने वाली क्या है, सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी, ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी जो टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में आयोजित हुए थे में नहीं खेला गया था। फुटबॉल है, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट। आप सबको पता है कि आपका जो क्रिकेट है ये हमारे हॉकी वर्ल्ड कप, सॉरी, जो ओलंपिक गेम्स में शामिल नहीं होता है। रिसेंटली अभी क्या हुआ था, जो हमारे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उन कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ कि अब तक पहली बार क्या हुआ था, आपका महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता या नहीं जीता, उनकी कौन सी रैंकिंग रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आ जाते हैं वापस इस पे हम लोग आपका टोक्यो ओलंपिक में। तो इस बार हमारा आपका जो हॉकी था, ठीक है, हॉकी के लिए अगर बात करते हैं तो हॉकी में एक बहुत बड़ी चीज ये हुई कि भारत ने पहली आपका कई सालों बाद, पहली बार क्या बोलेंगे, कई सालों बाद कांस्य पदक जीता। और ये कांस्य पदक जीता किसने, पुरुष हॉकी टीम ने जीता, ठीक है। तो यहाँ पर ये खास हो जाता है आपका हॉकी का। और दूसरी बात आपका, अगर बात करते हैं महिला टीम चूक गई कांस्य पदक जीतने से, और महिला टीम आपकी कौन से नंबर पर रही थी, चौथे नंबर पर रही थी। तो यहाँ से खास हो जाता है। रिसेंटली अगर हॉकी की बात करते हैं तो आपका जनवरी महीने में FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप, इसका आयोजन हुआ था। तो ये जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप, FIH हॉकी वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर हुआ था, आपका उड़ीसा में हुआ था। और उड़ीसा में भी कहाँ पर, आपका भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर से में एक स्टेडियम है, बड़ा फेमस है इसके लिए, नाम याद रखिएगा। इस स्टेडियम का नाम है आपका कलिंगा स्टेडियम, ठीक है। कौन सा, आपका कलिंगा या कलिंगा स्टेडियम ऐसे करके इसको बोलते हैं। इस कलिंगा स्टेडियम में आपका इस खेल का आयोजन हुआ था।
यहाँ पर अगर बात करते हैं उड़ीसा में ही, उड़ीसा में क्या हुआ आपका राउरकेला, ठीक है, अगला प्लेस याद करिए कौन सा आपका राउरकेला। इस राउरकेला की बात करते हैं तो यहाँ पर राउरकेला स्टेडियम है, ये आपका सबसे बड़ा स्टेडियम होगा हॉकी का, और उस स्टेडियम का नाम होगा आपका किसके नाम पर, बिरसा मुंडा जी के नाम पर, और इसको आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम ऐसा बोला जाएगा उड़ीसा में इस स्टेडियम को। बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं, ये संबंधित होते हैं किससे, मुंडा विद्रोह से। आपका जो छोटा नागपुर का पठार का रीजन है झारखंड छत्तीसगढ़ के, वहां पर आपका इन्होंने आपका मुंडा जनजाति के विद्रोह का नेतृत्व किया था, और ये मेनली 1895 से 1900 के बीच में चला हुआ था। तो यहाँ से कई सारी चीजें आपको पढ़ने को सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा खेल था, आपका नहीं खेला गया क्रिकेट की, ठीक है। तो अभी आपको याद है इस बार का हमारा आपका जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 का, 2023 का जो हमारा आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, जो 50 ओवरों का खेल होगा, ये कहाँ आयोजित हो रहा है, आपका भारत में आयोजित हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अभी आपके आईपीएल चालू हो रहे हैं, और अगर आईपीएल की बात करते हैं, लास्ट ईयर आईपीएल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आईपीएल की बात करते हैं तो ये आपका किसने जीता था, गुजरात टाइटंस ने जीता था। इसी साल आपका एक और खेल चालू हुए हैं आपके, कौन से, डब्ल्यूपीएल, आईपीएल के तर्ज पर वुमेन्स प्रीमियर लीग चालू हुई है, और उस वुमेन्स प्रीमियर लीग को किसने जीता है, मुंबई ने जीता है, किसको हराकर, दिल्ली को हराकर। यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। डब्ल्यूपीएल में टोटल कितनी टीमें थी, 5, विजेता इसके मुंबई है, आपका उप विजेता कौन है, आपका दिल्ली है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की नवीनतम जनगणना कब की गई है, मतलब आपसे पूछा रिसेंटली आपकी सेंसस कब हुई है। तो यहाँ पर आपकी जो नवीनतम जनगणना भारत सरकार की कब की है, 2011 की। होनी चाहिए थी 2021 में भी, लेकिन क्या हुआ, कोविड की वजह से अभी तक जनसंख्या की गणना के लिए कोई भी अधिसूचना नहीं जारी की गई है। तो ऐसे केस में हमारी आपकी जो लेटेस्ट हमारी आपकी जनगणना हम कब मानेंगे, 2011 में मानेंगे। 2011 में आपके हमारे भारत की 15वीं जनगणना हुई थी, ये भी याद रखिएगा, कौन सी जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना हुई थी। और इस 15वीं जनगणना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस जनगणना के लिए जो आपके जिन व्यक्ति को आपका इसका प्रमुख बनाया गया था, आयुक्त बनाया गया, जनगणना आयुक्त थे, वो आपके कौन थे, सी चंद्र मौली, इनका भी नाम याद रखिएगा, कौन थे, सी चंद्र मौली, ये जनगणना आयुक्त थे। तो यहाँ पर आपकी 15वीं जनगणना आपकी 2011 में होती है। अगर ये 15वीं थी तो आपसे पूछेगा हमारी पहली जनगणना, ठीक, देखिएगा यहाँ पे, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो पहली जनगणना की बात करते हैं, तो पहली जनगणना किसके समय पर हुई थी, मेयो के समय हुई थी, ठीक है। कौन था, मेयो था। 1871 के ड्यूरेशन में 1772 के ड्यूरेशन में इसमें मेयो के समय जनगणना हुई थी। लेकिन भारत की जो पहली नियमित जनगणना, जहां से हर 10 साल का पैटर्न आ गया कि हर 10 साल में जनगणना होगी, वो होती है 1881 में। किसके समय पर होती है, रिपन के समय पर। रिपन का नाम याद रखिएगा, रिपन ये भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था, ये भी याद रखिएगा, भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय। अगर अलोकप्रिय पूछते हैं तो अलोकप्रिय हमको मिल जाता कौन, आपका कर्जन मिल जाता है, 1899 से 1905। रिपन का कार्यकाल होता है 1880 से 1884। 84 में रिपन क्या करते हैं, आपके एक बिल होता है जिसको बोलते हैं आपका इल्बर्ट बिल। इस बिल के कारण क्या करते हैं, ताकपत्र दे देते हैं, और इसको बोला गया आपका इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। तो अगर कभी पूछे इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से जुड़ा होगा, तो आंसर होगा आपका रिपन होगा। रिपन की ही हम लोग बात कर रहे हैं। इन्हें एक और चीज बोली गई है, इनको बोला गया है भारत का उद्धारक, यानी क्या, भारत का उद्धार करने वाला। ये किसने बोला है, ये बोला किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ये वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इनको लेडी विद द लैम्प कर आपने अपनी बुक्स में बचपन में पढ़ा हुआ होगा, और इन्हीं के बर्थडे पर आपका राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सलेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे स्थानीय त्योहार एसएससी पूछता है, और ये त्योहार कहाँ का है, आपका बिहार का। बिहार में आपका जो मिथिला सेक्शन है, ठीक है, जो मिथिला का क्षेत्र मिथिलांचल है आपका, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ, वहां पर ये आपका सलेस त्योहार मनाया जाता है। और मुख्यतः सलेस को आपका वहाँ के स्थानीय दलितों के द्वारा अपने राजा के रूप में पूजा जाता है। तो एक आपका लोकल त्योहार है आपका सलेस त्योहार, ठीक है। अगर बात करते हैं किसकी, हमारे आपका पंजाब की, तो पंजाब में क्या हुआ कि हमारा आपका पंजाब में अभी आपका एक उत्सव मनाया गया था, आपका कौन सा, झींगा महोत्सव मनाया गया था, ठीक है।
झींगा महोत्सव, ये कहाँ पर? पंजाब में। यह भी करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है। झींगा महोत्सव झींगा की खेती को बढ़ावा देने के लिए। तमिलनाडु को आप सभी जानते हैं, तमिलनाडु किसके लिए फेमस है? आपका पोंगल के लिए फेमस है। गुजरात किसके लिए फेमस है? आपका मेनली आपका संक्रांति के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये आपके उत्सव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में किसने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जुलाई 2021 से पूछ रहा है आपका किस दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त। तो यहाँ पर आपके राकेश अस्थाना है, ये करंट का क्वेश्चन है। इनको आपका दिल्ली पुलिस का क्या बनाया गया है? कमिश्नर बनाया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? आपके राकेश आपके अस्थाना, ठीक है। तो अगर पूछे किरण बेदी, ये हमारे यहाँ की बात की क्या थी? पहली IPS बनती है, ठीक है। टीना डाबी, ये आपकी एक बड़ी फेमस IAS थी, चर्चा में थी, ठीक है। और ऐसे इनको अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन है शुंग राजवंश, ठीक है। 185 ईसा से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे? भागभद्र, अग्निमित्र, पुष्यमित्र और वसुमित्र, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे आपके नाम दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका किसका नाम आता है? आपका देखिएगा यहाँ पर आपके भागवत, अग्निमित्र, पुष्यमित्र और वसुमित्र। सबको पता है इस आपके शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। इन्हें आपका पूरा नाम होता है इनका पुष्यमित्र शुंग होता है, ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग है वो किसके संस्थापक है? शुंग वंश के संस्थापक। चर्चा में क्यों रहते हैं? क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपके अंतिम मौर्य शासक कौन थे, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सबको पता होगा मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये थे आपके वृहदत्त, ठीक है। तो इन वृहदत्त की हत्या करके एक वंश की स्थापना की किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि एक आपका स्तूप होता है। देखो स्तूप का आपका अगर बात करते हैं तो ये आपका भरहुत स्तूप का निर्माण करवाते हैं। और जो आपका सांची का स्तूप होता है MP के विदिशा जिले में, ठीक है। इस सांची के स्तूप में ये एक वेदिका का निर्माण करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर ये धर्म के विरोधी होते तो ये काम ये नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ कि भरहुत स्तूप, सांची स्तूप का इन्होंने आपका जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, वेदिका निर्माण हुआ, ये सब इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने कराया, ठीक है। तो यहाँ पर ये खास हो जाते हैं बहुत से मामलों में, ठीक। और ये मौर्य शासक अंतिम कौन हो गए? वृहदत्त हो गए। मौर्य वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आचार्य चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले खास है क्योंकि ये भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रथम राजवंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से की थी, ठीक है। तो इसलिए आपका राजवंश बोल सकते हो, डायनेस्टी ऐसे नहीं, सॉरी, राजवंश से बेटर होगा हम लोग साम्राज्य बोले, ठीक है। तो इन्होंने पहले एक साम्राज्य की स्थापना की, अखिल भारतीय साम्राज्य की। किसके समय होती है आपकी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये प्रथम मौर्य शासक थे। अंतिम कौन हो गए? वृहदत्त हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चाल क्या है? सबको पता है चाल बराबर क्या होता है? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कहीं पे आपका दिया होगा या इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये निकल गई चाल की परिभाषा। चाल क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई जो दूरी होगी उसकी क्या है? चाल है। बच्चों वाला क्वेश्चन है और आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन तो किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती? मतलब आपका पूछ रहा है आपका कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है या कशेरुकी नहीं है? इंसान, कबूतर, मेढक, सबके क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। आपको पता है मकड़ी जो हमारे आपके छोटा जीव है, इसमें क्या नहीं होती? आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो जीवों को दो मेन वर्ग कशेरुकी और अकशेरुकी में बांटा गया है, वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स। इनमें से आपको नॉन वर्टिब्रेट्स में यहाँ पर आपका निश्चय क्या होगा? मकड़ी होगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इतने आसान पूछेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा जिसमें आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा। यही सची का पैटर्न होता है। तो बात करें किस पड़ोसी देश में किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? जनसंख्या का घनत्व तो पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर बहुत अधिक जनसंख्या बसी हुई है। तो यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिए गए ऑप्शन में किसका? आपका बांग्लादेश का है। बांग्लादेश विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है आपके जनसंख्या के मामले में। पहले पर चीन होता है, दूसरे पे भारत होता है, तीसरे पर आपका
अमेरिका होता है, ठीक है। तो ऐसे करते बांग्लादेश का 5वां या छठा प्लेस होता है, मुझे अभी ऐसे एक्चुअल में रिकॉल नहीं हो रहा है, तो 5वां या छठा प्लेस होता है। तो उस हिसाब से आपका बांग्लादेश का जनसंख्या का उसके क्षेत्रफल के आधार पे क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका जनसंख्या घनत्व का इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला बात करते हैं 1986 में किस प्रसिद्ध कथक या नर्तक को पद्म विभूषण मिला था? अब ये आपसे पूछ दिया गया 1986 में किसको मिला, तो ऐसे में बहुत ही मतलब मुश्किल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके जितने भी नाम हैं, आप प्रीवियस की जो भी हमारी आपकी क्लासेस हैं, सबका जिक्र हुआ है। मैं यहाँ पर आपको रिकॉल अभी नहीं कराऊंगा, ना मल्लिका साराभाई के बारे में, ना गुरु गोविंद जी के बारे में, और ना रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में। ये चारों के चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपका क्या है, पंडित बिरजू महाराज जी है। इनको 1986 में क्या हुआ था आपका, ये आपका पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। भारत का जो हमारा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, पद्म विभूषण मिला था, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जी को क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक। कथक से संबंधित है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी तटीय आपके यानी ईस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं। तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान देखा जाए तो यहाँ पर आके पूर्व में हमारे आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियां पड़ती हैं, और इधर हमारा आपका पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो ये पूछा पूर्वी तटीय मैदान किस कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में देखते हैं, दीव और केरल के बीच में, पश्चिम हो ही नहीं सकता। खंबात यहाँ पश्चिम पड़ता है, इधर भी नहीं होगा। महाराष्ट्र भी पश्चिम पड़ता, हो ही नहीं सकता। बचा क्या, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। एकमात्र ऑप्शन आपका डी सही है। यहाँ पर अगर आपने क्या होता कि अगर ऐसे भारत के पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में पूछ लेते आपसे, तो आप क्या बोलते हैं, हमारा आपका यहाँ पर आपका पश्चिमी तटीय मैदान होता। पूरब में पूर्वी तटीय मैदान। इन तटीय मैदानों को भी आपके अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब ये नाम कौन कौन से हैं, इनको देख लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, उत्तर में इसको आपका उड़ीसा राज्य के तट पर इसको आपका उत्कल तट बोला जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसके ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार तट, और निचले भाग में इसको आपका रॉयल सीमा तट बुलाते हैं। इसके अलावा नीचे तमिलनाडु में इसको बुलाते हैं आपका कोरोमंडल तट बुलाते हैं, ठीक। महाराष्ट्र साइड में इस तट को हम लोग आपका कोंकण तट बुलाते हैं, महाराष्ट्र गोवा में। कर्नाटका में इसको हम लोग आपका कन्नड़ तट बुलाते हैं, और केरला में इसको आपका मालाबार तट बुलाते हैं। मालाबार का आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि मालाबार के नाम पर वॉर एक्सरसाइज होती है। पहले ये भारत और अमेरिका के बीच में होती थी, अभी जो हमारे आपके क्वाड कंट्रीज होते हैं इनके बीच में होती है। क्वाड्रिलेटरल समूह में हमारे कौन कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, और आपका कौन, जापान, ठीक है। ये हमारे आपके 4 देश क्वाड में शामिल है। अनुशंसित आहार भत्ता किससे संबंधित है, तो अतिरिक्त पोषक तत्वों से, आंतरायिक उपवास पर अतिरिक्त पोषक तत्व, संतुलित आहार माइनस अतिरिक्त पोषक तत्व, आवश्यकता पर संरक्षा का मार्जिन। तो यहाँ पर हमारे के अनुशंसित आहार भत्ता जो आपके व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे हमारे आपके बोलते हैं कि आपके किसी व्यक्ति को आपका 2300 कैलोरी भोजन चाहिए होता है आपके दैनिक कार्यों के संपादन के लिए। शहरी क्षेत्रों के लिए अलग, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि अनुशंसित आहार भत्ता की बात करते हैं, तो ये आपकी उसकी आवश्यकताएं और संरक्षा का मार्जिन, यानी आपको वो कंडीशन जो क्या कर सके, आपका प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके लिए आपकी काम करती हैं। और ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला बात करते हैं, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट नेशनल वाइड सत्याग्रह इन इंडिया। देखो यहाँ पर 1915, 1919, 1916, 1921 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका अगर भारत में महात्मा गांधी के पहला सत्याग्रह की बात करते हैं, तो भारत में महात्मा गांधी अपने पहले सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, लेकिन ये पूछा आपका नेशन वाइड, ये 1917 में कहाँ होता है आपका, चंपारण में होता है। चंपारण कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है। तो भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण के बिहार में करते हैं। उसके पहले गांधी जी 1906 में अपने जीवन में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं, साउथ अफ्रीका में करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ रहा है आपका नेशन वाइड, मतलब पूरे देश में, तो ऑप्शन में 1915, 1916, 21 दिया हुआ है। दिए गए ऑप्शन में से आपका कर देते तो इसको आपका 1919 को एसएससी ने माना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1920 में महात्मा गांधी भारत में पहली बार आपका बड़े स्तर पर सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं पूरे भारत में, और ये जो आपका आंदोलन था 1920 में, ठीक है,
ये आपका आंदोलन कौन सा होता है? आपका असहयोग आंदोलन होता है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है। इस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह का बड़े स्तर पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, स्टेफिनास सितिसिपास और मॉन्टेओ बेरेटेनी। तो 2022 का जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आपके 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, यूएस ओपन, ये आपके जो भी हैं, ठीक, और विंबलडन, ये 4 आपके होते हैं ग्रैंड स्लैम में। यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आपका जो 2023 का सॉरी हाँ 2023 का जो आपका मेंस कैटेगरी का खिताब है वो किसने जीता? आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच ने किसको हराया था? स्टेफेनोस सिसिपास को। याद, ठीक है, तो याद रखिएगा 2023 का किसका हो जाता है? आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और नोवाक जोकोविच का। करंट का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अगला, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो लोथल एक बंदरगाह है, शहर था आपका, ठीक है, यहाँ पर आपके डॉकयार्ड के साथ मिले हैं, ठीक है, मम्मी का मॉडल मिला है, गोरिल्ला के मोहरे मिली हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो बंदरगाह शहर आपका मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं हो सकता, ऑप्शन में महाराष्ट्र गुजरात बसते हैं। तो आप सबको पता हमारा आपका कौन सा आपका कहाँ पर? आपका गुजरात। गुजरात में हमारा आपका क्या है? लोथल आपका एक बंदरगाह शहर था। लोथल की खास बात यह है, जो सिंध सप्ताह के बड़े शहर थे उनमें से एक था, और बाकी सारे जो सिंध सप्ताह के शहर होते थे उनमें जो सड़कें होती थी हमेशा पीछे की ओर खुलती थी, लेकिन लोथल एकमात्र शहर ऐसा था जिसमें सॉरी, जो घरों के मुख्य द्वार थे वो हमेशा पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र शहर था जिसमें क्या था? घरों के मुख्य द्वार किधर की ओर खुलते थे? आगे की ओर खुलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन में कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है, जिनके लेखक रॉय मैक्सहम है? अब देखो यहाँ पे फूलन देवी की बात करते हैं। फूलन देवी एक आपकी एक डकैत थी, और ये यूपी के जालौन जिले की रहने वाली थी। हुआ ये था कि इनके साथ में बहुत सारा अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से ये निम्न जाति की थी, और इनके साथ में उच्च वर्ग के द्वारा लोगों द्वारा अत्याचार किए जाने की वजह से इन्होंने हथियार उठा लिया और ये डकैत बन गई और डकैतों के ग्रुप में शामिल हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1994 में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर से समस्त मुकदमों को हटा लिया। जिसके बाद में क्या हुआ, ये आपकी राजनीति में आ गई, और राजनीति में आकर क्या बनती हैं? आपकी सांसद बनती हैं। ये भी याद रखिएगा, ये आपके इंडियन पार्लियामेंट की मेंबर रहती हैं, लेकिन बाद में इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो इनके लिए रिलेटेड बुक है आपका आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी। ये जो इनका उपनाम था फूलन देवी का, वो क्या था? आपका बैंडिट क्वीन। तो आज से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं बैंडिट क्वीन किसका उपनाम है, तो आपका किसका होगा? फूलन देवी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो यहाँ पे खानवा के युद्ध पूछ रहे हैं। अगर बात करते हैं किसकी? बाबर की। ठीक है, बाबर की अगर बात करते हैं, बाबर ने भारत में आपके आके 4 लड़ाइयां लड़ी। शुरुआत करता है वो कहाँ से? आपके पानीपत की लड़ाई से। पानीपत के बाद में आपको वो लड़ता है खानवा की लड़ाई। खानवा के बाद में कौन सी लड़ाई लड़ता है? चंदेरी की लड़ाई। और सबसे लास्ट में आपकी कौन सी लड़ाई लड़ता है? घाघरा की लड़ाई। बाद में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पानीपत की लड़ाई 1526 में है, खानवा 1527 में है, चंदेरी 1528 में है, और घाघरा 1529 में है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे इन लड़ाइयों की अगर बात करते हैं, पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, और ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसकी युद्ध के मैदान में होती है मृत्यु होती है। खानवा की बात करते हैं, बाबर और किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा के बीच में हुआ था। क्यों? क्योंकि इसी समय आपका बाबर ने तय कर लिया था वो आपका इंडिया में स्टे करेगा। और खानवा के युद्ध के समय ही आपके बाबर ने कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। ये भी पूछते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद चंदेरी को तो 1528 में होता है। राणा सांगा की सहायता एक मेदिनी राय नामक शासक करते हैं, राजपूत शासक होते हैं, तो इनके खिलाफ होता है। घाघरा के युद्ध उस समय आपकी जो अफगान डायनेस्टीज के बचे हुए शासक होते हैं उनके खिलाफ होता है, बिहार में लड़ा जाता है। तो ये आपके 4 युद्ध आपको याद रखने हैं। दिए गए ऑप्शन में से आपका खानवा पूछ रहा है, तो खानवा आंसर हमारा आपका क्या है? 1527 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य किसके लिए होते हैं? आपका पहली बात तो यही समझ लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो ह्यूमंस होते हैं, आपके जो नागरिक होंगे, सिटीजन होंगे, उनके लिए होगी। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके पहले शामिल नहीं थी, इन्हें जोड़ा गया था आपका बैरिस्टर संशोधन 1976 में, और एक समिति थी, उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। ठीक है, एक स्वर्ण सिंह समिति थी, ये विदेश मंत्री थे भारत के पूर्व, इनकी समिति के
सुझाव पर जोड़ा गया था और इनको लिया कहाँ गया था, उस समय के पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका भारत के संप्रभुता को मानना, उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका क्या होगा आपका कि क्या-क्या आपके भारत के नागरिकों को रक्षा करना जिम्मेदारी के रूप में, मौलिक कर्तव्य के रूप में दी गई है। तो भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता और अखंडता, ठीक है, इनकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक का क्या है, दायित्व है। यहाँ पर मूल कर्तव्य जो आपके 10 दिए गए थे, उन 10 मूल कर्तव्यों में से एक यही था। बाद में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है, जिसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, यहाँ पर आपका एकता और अखंडता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के माध्यमों का कामकाज को सुगम बनाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये जो सेबी होती है, इसकी अगर बात करते हैं, इसकी आपकी स्थापना 1988 में की जाती है, लेकिन 1992 के एक अधिनियम के द्वारा इसको आपका प्रॉपर्ली स्टैब्लिश किया जाता है। तो सेबी की स्थापना आपको करनी कब, 1992 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे करना है, आपका मुंबई में करना है। सेबी अभी चर्चा में थी क्योंकि इसकी जो डायरेक्टर बनती है आपके सेबी की करंट में, वो कौन है आपके, इनका नाम बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है पेपरों में भी, माधवीपुरी बुच, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, माधवीपुरी बुच। ये सेबी की फर्स्ट आपकी फीमेल हो जाएंगी डायरेक्टर, इसके लिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कौन है आपका, माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जनगणना हमें किसके बारे में बताती है, सबको पता है भारत की जनगणना किसके बारे में बताती है, जनसंख्या के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता था, किस वंश से संबंधित है। तो ये कई बार हम लोगों ने इनके बारे में पहले ही पढ़ा हुआ था, ये आपके किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है। चट्टानों की परतों के में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, तो जो भी जंतुओं या मृत पौधों के अवशेष होते हैं, ये हमारे आपके कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, आपका जीवन होता है। तो ऐसे बायोटिक कंपोनेंट्स के जो आपके अवशेष बचते हैं, उनको आपके किसके नाम से जाना जाता है, जीवाश्म या फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जीवाश्म है, जीवों के अवशेष हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीवाश्म बोल रहे हैं। केवल अवशेष होते हैं तो रेमिनेंट आपका अवशेष बोलते हैं, जीवों के अवशेष होने की वजह से इनको आपका जीवाश्म बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जीवाश्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, इसके अंतर्गत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। तो आपसे एक्ट पूछ रहा है कि 1947 में किस एक्ट के द्वारा आपका भारत का विभाजन हुआ और आपके भारत को आजादी मिलती है। उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये था आपका। यह था 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो बेस्ड होता है किस पर, आपका माउंटबेटन प्लान पर, ठीक है। जो माउंटबेटन उस समय के वायसराय होते हैं, जो प्लान में लाते हैं, उस प्लान पर आपका बेस्ड होता है, और इसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये देखिए लिखा हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यह आता है 1947 में। रॉयलेट एक्ट की बात करते हैं तो इसी को आपका बोला जाता है आपका क्या, काला कानून, या बिना अपील या बिना वकीलों बिना दलील का कानून। आता कब है, 1919 में। इसी के विरोध में जब देश भर में आंदोलन होते हैं, इसके बाद में होता है इसी प्रक्रिया में एक कांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी कब होता है आपका, 13 अप्रैल 1919 में। इसकी तो डेट भी पूछ ली जाती है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यों के साथ साथ किन राज्यों में विधान परिषद है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके उच्च सदन की बात हो रही है। देखिए क्या राज्यों में क्या होता है, आपका विधान मंडल का कॉन्सेप्ट होता है, केंद्र में संसद होती है, ऐसे राज्यों में क्या होता है, विधान मंडल होता है। विधान मंडल की बात करते हैं, विधान मंडल आपकी द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें आपका विधान परिषद उच्च सदन के रूप में शामिल होती है, और आपके विधान सभा जो होगी वो किसके रूप में होगी, निम्न सदन के रूप में शामिल होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विधान परिषद जो उच्च सदन होगा कि इसकी स्थापना किन राज्यों में है। तो विधान परिषद आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों में आपका, इन 6 राज्यों में हमारा आपका वर्तमान में क्या विधान परिषद है। पहले आपका ये जम्मू कश्मीर में भी था, अभी के समय आपकी यहाँ की व्यवस्था अभी बदली हुई है, और जब तक आपका चुनाव नहीं हो जाते, नई कंडीशंस नहीं हमें पता चलती, तब तक हम लोग उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए।
लास्ट क्वेश्चन आज का, टी भारत सरस्वती किस भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? देखो ये टी भारत सरस्वती इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इनको पद्म पुरस्कार भी मिला हुआ है, बहुत फेमस है। साउथ के संबंधित किससे हैं? भारतनाट्यम से। ठीक है, किससे आपका संबंधित है? भारतनाट्यम से, जो साउथ इंडिया का तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन है। इसमें उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको अपने नॉलेज की भी प्रैक्टिस हुई होगी, आपको कितना आ रहा है, आपको तैयारी कैसे क्या करनी है और कैसे क्या सीखना है। जुड़े रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए अच्छे से, नोट्स बनाइए प्रॉपर। कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हो आप ज्ञान सागर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी और आपका जो ज्ञान सागर का मिशन गवर्नमेंट जॉब का पैनल है, वहाँ पर आपको जो डिस्कशन के माध्यम से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।